वेलकम बैक। क्विक रिवीजन करते हैं पार्ट 4 जो टीवाई एलएलबी सेमेस्टर 5 आपका 75-25 पैटर्न है मुंबई यूनिवर्सिटी का। इसमें जो सब्जेक्ट है सीपीसी लिमिटेशन एक्ट, नया सिलेबस है, इसका हम मॉड्यूल 4 कर रहे हैं और अब देखते हैं मॉड्यूल 4 में क्या क्या है। और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एलजी के लॉग इन विद केशव तो आप इसको कर लीजिए। नाउ मॉड्यूल जो इसका है जो मॉड्यूल 4 जो सिलेबस का आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का है वो हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर एक एक्ट लॉ ऑफ लिमिटेशन है जो मॉड्यूल 4 के 4th पार्ट में दिया हुआ है, लेकिन इसका जो पूरा वेटेज है लिमिटेशन एक्ट का वो अराउंड 15 से 20 मार्क का है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करना। तो इसमें है ऑब्जेक्ट एंड फीचर्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, बार ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 3 से 5 तक, लीगल डिसेबिलिटी सेक्शन 6 to 10, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 12 to 24 और इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग एंड पार्ट पेमेंट सेक्शन 18 to 20, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन दैट इज सेक्शन 25 to 27। तो ये टोटल 6 कंपोनेंट आपके सिलेबस में है। तो इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हम देखते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑब्जेक्ट एंड फीचर्स। एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा रहते हैं, हमेशा आते हैं। इसको लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट नोट पे भी आपको ऑब्जेक्टिव और फीचर सारे आंसर में आपको लिखना होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करना। तो हम देखते हैं जनरली जो लिमिटेशन एक्ट, द एक्ट सर्व्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव: it prevents stale claim, ensure legal actions are filed promptly, preventing long forgotten dispute. दूसरा, टू प्रमोट जुडिशियल एफिशिएंसी, reduces delay and ensure cases are handled without unnecessary postponement, कि ये तारीख पे तारीख नहीं होनी चाहिए और एक पीरियड के अंदर वो खत्म भी होना चाहिए और एक पीरियड के अंदर जो प्लेंटिफ और ये जो डिफेंडेंट है उस केस को उन्होंने फाइल कर देना चाहिए, तो जिससे कि ये जो रेगुलेट करता है टाइम फ्रेम को, विद इन द लीगल एक्शन मस्ट बी इनिशिएटेड। उसके बाद सर्टेनिटी पेनल्टी प्रोवाइड्स डेफिनेट टाइम फ्रेम फॉर क्लेम्स एंश्योरिंग डिस्प्यूट आर रिजॉल्व इन ए टाइमली मैनर। अब इसका जो शेड्यूल है इस एक्ट का, इसके शेड्यूल में जो टाइम पीरियड दिया हुआ है और ये जो है 30 ईयर्स, सबसे ज़्यादा जो लिमिटेशन है 30 ईयर्स, सूट्स बाय मॉर्गेज फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन या सूट्स बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी प्रॉपर्टी और राइट्स, ये 30 साल तक का लिमिटेशन पीरियड है। उसके बाद आता है सेकंड जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड है उसमें 12 साल आता है, जिसमें सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मॉर्गेज के लिए है। 3 years जो सूट से रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट और पर्सनल लाइबिलिटी के लिए है। 1 year सूट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर और नोटिसेस अंडर स्पेसिफाइड लॉ। तो ये सब जो क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम पीरियड है जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन जनरल रूल क्या होता है कि व्हेन नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड द लिमिटेशन पीरियड 3 years फॉर मोस्ट ऑफ द सिविल केसेस रहते हैं। तो सर्टेनिटी एंड फाइनलिटी प्रोवाइड्स ए डेफिनेट टाइम फ्रेम फॉर क्लेम्स, जैसे हमने अभी देखा जो कि शेड्यूल में दिया हुआ है 30 साल, 12 साल, 3 साल या 1 साल। तो उसी तरह से ये प्रोटेक्ट करता है डिफेंडेंट को, शील्ड डिफेंडेंट फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी एंड इंडिफिनिट क्लेम्स। तो तारीख जस्टिस लेड इज जस्टिस डिनाइड ये नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रोटेक्ट करता है डिफेंडेंट को। इनकरेज विजिलेंस को इनकरेज करता है, इनकरेज इंडिविजुअल्स टू एक्ट ऑन देयर right diligently and without delay. So these are the things generally it does. Then other things what we are learning here is the key features जो उसमें वो पूछते हैं। देखिए defined limitation period, specific times limits are prescribed for various types of legal actions। जैसे कि आपको बताया गया है कि ऐसा 30 साल, 12 साल, 3 साल और 1 साल। उसके बाद exclusion and extension, provision for excluding for time extending time frame such as legal admissibility, fraud और acknowledgement। जब हम ये अंत तक लेक्चर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में विद केस लॉ और विद एग्जांपल्स हमको समझ में आ जाएगा। लीगल डिसेबिलिटी के प्रोविजंस है, प्रोटेक्ट्स माइनर्स, मेंटली इनकैपेसिटी पर्सन है या माइनर है या इंडिविजुअल अंडर लीगल डिसेबिलिटी है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स। एडवर्स पोजीशन, अलाउ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्टेस्टेड पोजीशन। अनकॉन्टेस्टेड पोजीशन है, किसी का कब्जा है कि किसी ने दूसरे की प्रॉपर्टी पे कर रखा है, तो उसका भी एडवर्स पोजीशन को वो लिमिटेशन पीरियड के दायरे में लाया गया है। फाइनलिटी टू लीगल एक्शन, राइट नॉट एक्सरसाइज्ड विद इन द लिमिटेशन पीरियड आर एक्सटिंग्विश्ड, ये भी बताता है। फ्रॉड और मिस्टेकन प्रोटेक्शन, टाइम पीरियड रीसेट्स इफ फ्रॉड और मिस्टेकन आर डिस्कवर्ड। तो ये क्या करता है, टाइम पीरियड रीसेट करता है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर जो कि ये लिमिटेशन एक्ट का है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हॉलीडे एक्सक्लूशन है, जैसे परमिट्स फिलिंग ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे इफ द कोर्ट इज क्लोज। समझो संडे को उसका लिमिटेशन पीरियड एंड हो रहा है और संडे को कोर्ट क्लोज है तो उसको एक दिन एक्सटेंड कर दिया जाता है। दिस आर द सम ऑफ द फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लिमिटेशन एक्ट दैट वी हैव सीन सो फार। सो लेट अस सी नाउ द लिमिटेशन पीरियड जो है, इसमें टोटल 5 पार्ट्स है इसके पूरे एक्ट में और ये 32 सेक्शन में डिवाइडेड है और इसमें एक 1 शेड्यूल है।
इसका पार्ट्स है, जो कि पहला पार्ट जो है इसमें प्रीलिमिनरी है, जैसे उसके टाइटल और उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो डेफिनेशंस। उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ सूट अपील्स एंड एप्लीकेशन जो पार्ट 2 में है, कंपटीशन ऑफ लिमिटेशन पार्ट 3 में, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप बाय पोजेशन पार्ट 4 में एंड मिसलेनियस पार्ट 5 में। टोटल 5 पार्ट्स में ये पूरा एक्ट डिवाइडेड है। लेकिन आपको जो 6 टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, वही आपके सिलेबस में है, उसमें से आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आता। टोटल 32 सेक्शंस है इस एक्ट में और 1 शेड्यूल है। और शेड्यूल में जैसे कि आपको बताया कि उसके अंदर टाइम पीरियड मेंशन्ड है और कवर्स द जनरल प्रोविजंस। नाउ लेट अस सी द केस लॉ। हम देखेंगे ही जब हम इसके अदर पार्ट देखेंगे। तो ये था ऑब्जेक्टिव, जो इसमें कि आप अगर आपको 2 मार्क्स के लिए आता है तो 2 to 4 पॉइंट्स विद एग्जांपल आप लिख सकते हो, और अगर शॉर्ट नोट्स के लिए आता है तो 10 to 15 पॉइंट्स, और फुल लेंथ के लिए आता है तो 25 रिलीवेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखना है पैराग्राफ वाइज, या जो भी आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी का आंसर आपको करना है। तो पहला देखते हैं बार ऑफ लिमिटेशन, जो कि सेक्शन 3 to 5 में दिया हुआ है। अब ये बार ऑफ लिमिटेशन क्या है, अगर इसको आपको जानना है तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट द लिटिगेशन मस्ट कम टू एन एंड, that underscore this section the highlight the importance of finality in legal dispute. लिमिटेशन एक्ट क्या है, ले फाउंड इज द टाइमली लीगल एक्शंस बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ प्रोसीजरल डिसिप्लिन विद फेयरनेस। सेक्शन 3 to 5 ये एड्रेस करता है टाइम लिमिट्स जो बार टू लिमिटेशन विच द लीगल एक्शन मस्ट बी इनिशिएटेड। तो इसमें सेक्शन 3 सबसे पहले देख लेते हैं वो क्या है। इसके जो प्रोविजन है सेक्शन 3 के, कि वो मैंडेट करता है कोर्ट डिसमिस सूट्स अपील्स एंड एप्लीकेशन फाइल्ड बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड रिगार्डलेस ऑफ द लिमिटेशन पीरियड ही इज रेज्ड एज ए डिफेंस। तो इसको जैसे इसका स्कोप जो है अप्लाइज टू ऑल लीगल एक्शन एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफिकली एक्सम्पशंस आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4 to 24। इसके जैसे क्लेम है, सेट ऑफ से काउंटर क्लेम्स आर ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट फॉर लिमिटेशन पर्पस। तो ये आपको याद रखना है। व्हेन सूट्स आर डीम्ड टू बी इनिशिएटेड, तो ऑर्डिनरी सूट में क्या होता है, द लिमिटेशन बिगिंस व्हेन द प्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रॉपर ऑफिसर। और अगर पॉपर सूट है, पॉपर मीन्स अगर कोई कंगाल है, कंगाल व्यक्ति या गरीब व्यक्ति करता है, तो स्टार्ट व्हेन द एप्लीकेशन फॉर लीव to sue as a pauper में as a bankrupt or as a kangal he is submitted. Claims against the company still in liquidation. Limitation begins when the claim is sent to the liquidator. Why does this matter? Section 3 जो है प्रिवेंट करता है स्टेट को कि claim for clogging courts and encouraging litigant to act promptly. It reflects the principle that law aids the vigilant, not those who sleep for their right. तो ये सेक्शन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3 इस बारे में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सेक्शन 3 के, कि टाइम बाइड सूट जैसे है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फाइल्ड 12 years after the disposition will be dismissed. Delayed contract claim, a civil suit for the breach of contract filed 5 years after the cause of action arises within the limit of 3 years is also barred. Unpaid rent है, a landlord जो files a claim of unpaid rent 5 years later limit his 3 years, the suit is dismissed. Debt recovery, a creditor sues for recovery of a loan after 4 years within the when the limit is 3 years, the claim is time barred. So these are the things when the time bar वो हो जाता है अगर आप उसको लेट फाइल करते हो। काउंटर क्लेम फाइल बियॉन्ड द लिमिटेशन इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट एंड डिसमिस्ड इफ लेट। तो ये जो टाइम पीरियड है कि आपको उसको टाइम में करना ही है, नहीं तो वो टाइम बार हो जाता है एज पर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। इसके कुछ केस लॉ हम देख देते हैं एक दो। उसके पहले अगर ये सेक्शन को अगर एक प्रोवर्ब में बोलूं तो समय की कद्र करो, न्याय समय पर मिलेगा। रिस्पेक्ट द टाइम एंड जस्टिस विल बी सर्व्ड ऑन टाइम। इस पे 2 केस है। ये पूरे जो नोट्स मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए इसलिए बनाए हैं क्योंकि आपको ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में आपको ये लिखने में आसानी हो, रिलेवेंट हो, प्लस लॉ एग्जाम में लॉ ही लिखना है आपने, तो वही सारी चीज़ें इसमें रिसर्च करके लिखी गई है। इसमें 2 केस लॉ है, जैसे राजेंद्र सिंह वर्सेस शांता सिंह, हाईलाइट द लिमिटेशन लॉ एम्स टू प्रिवेंट इनडेफिनेट लिटिगेशन। उसके बाद आप लिख सकते हैं स्वर्णलता बरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है, तो रीइंफोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एडहरिंग टू द लिमिटेशन पीरियड टू इंश्योर द फाइनलिटी इन द डिस्प्यूट। अब जिसका सेक्शन 4 जैसे कि आपको पता है कि एक्सपायरी प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। अगर कोर्ट क्लोज है, समझ लीजिए कि जैसे लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स ऑन ए डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड, द केस मे बी फाइल्ड इन द नेक्स्ट वर्किंग डे। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन मिल जाता है। जैसे अगर बताया जाए कि नॉन ऑपरेशनल डे है पार्ट ऑफ द वर्किंग आवर्स, दिस सेक्शन एंश्योर्स फेयरनेस इन अकाउंटिंग अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स लाइक हॉलीडे और क्लोजर या इस तरह की चीज़ें हैं, तो नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए, इक्विटी सबको मिलनी चाहिए। वही ये सेक्शन 4 बताता है कि accommodates practical realities ensuring litigants do not lose their rights due to administration और unforeseen closure। तो पहले सेक्शन 3 ये बताता है कि आपको एक टाइम बार्ड है, उसमें आपको करना ही है।
और उसके बाद ये बताता है कि टाइम बार्ड में अगर रीजनेबल कुछ इश्यूज है, जैसे कि हॉलीडे हो गया, क्लोजर हो गया, तो वो एक्सटेंशन मिलता है उसके अंदर। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे संडे है, डेडलाइन है, इफ द लिमिटेशन एंड्स ऑन द संडे, फीलिंग ऑन द मंडे इज वैलिड। जैसे पब्लिक हॉलीडे है, डेडलाइन फीलिंग ऑन इंडिपेंडेंट डे अलाउज फाइलिंग इन द नेक्स्ट वर्किंग डे। अनएक्सपेक्टेड क्लोजर है, कोर्ट शट डाउन ड्यू टू अ नेचुरल डिसास्टर, ज्यादा रेन आ गया या कुछ इश्यूज हो गए, फीलिंग इज परमिटेड व्हेन द कोर्ट इज रीओपन। पार्शियल डिस्क्लोजर, इफ द कोर्ट क्लोजेस अर्ली on the day of limitation, the action may be filed in the next day. Extension holiday, filling in the bill the next working day after weekend when the work is closed. तो दिस आर द एग्जाम्पल जो सेक्शन 4 आपको देता है कि एक्सटेंशन कौन से केसेस में, तो जो उसको एडजस्टमेंट करता है। इसमें जो एक दो केस लॉ भी आप लिख सकते हैं, हजारों केस है, कोई भी केस आप लिख सकते हैं। हरिद्रनाथ देशो स्टेट ऑफ पंजाब 1981 का केस था, जो एम्फेसाइज करता है दैट प्रोसीजरल बैरियर लाइक कोर्ट क्लोजर शुड नॉट बी obstruct the justice। मनोहर लाल चोपड़ा राज बहादुर राव का केस है, हाईलाइट द प्रैक्टिकल ऑफ सेक्शन 4 सेफगार्डिंग द लिटिगेशन राइट्स। बोले कि बहुत बार क्या होता है, इसका मिसयूज भी होता है, तो इसको जो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। सेक्शन 5 हम देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। अब तो इन सर्टेन केसेस क्या होता है, जैसे कि अगर इलनेस है या फिर नेचुरल कैलामिटी है, मिसप्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट बाय लॉयर और रिप्रेजेंटेटिव, रिलायंस ऑन इनकरेक्ट कोर्ट और जस्ट जजमेंट, तो भी ये हो सकता है। जैसे 3 में क्या दिया हुआ है कि टाइम बार्ड है, उसमें आपको एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा वो डायरेक्टली कहता है। उसके बाद सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर हॉलीडे पड़ता है, लिमिटेशन पीरियड जिस दिन को एंड होता है, तो वो एक्सटेंशन मिलेगा उस उतने दिन तो हॉलीडे के। सेक्शन 5 आपको सफिशिएंट कॉज, अगर आपके पास है सफिशिएंट कॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि कोर्ट अलाउज द कंडोन द डिले इन फाइलिंग द अपील्स और एप्लीकेशन नॉट सूट इफ द पार्टी डेमोन्स्ट्रेट सफिशिएंट कॉज लाइक इलनेस, नेचुरल कैलेमिटी, मिसप्लेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और रिप्रेजेंटेटिव, रिलायंस ऑन इनकरेक्ट कोर्ट जजमेंट प्रैक्टिस। अभी इसमें बीच में बहुत बार क्या होता है, लोग बहुत बार डेथ या इस तरह के भी रीजन देते हैं कि दादी मर गई, ये मर गया, वो मर गया, ये सब भी चीजें बहुत बार सफिशिएंट कॉज में वो लोग डाल देते हैं। Why does it matter? सेक्शन 5 जो है कि लेट जस्टिस बी डन थ्रू द हेवन फॉल, तो ये मेन उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि सारी चीजें को ध्यान में रख के कि कुछ तो कि जरूर कोई मजबूरियां रही होंगी, ये कोई बेवफा नहीं होता। तो दिस आर द थिंग्स जनरली यू आर नॉट सपोज टू राइट इन एग्जाम, बट आपको ये बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि आपको इसको समझ में आए सेक्शन 5। तो जो की पॉइंट्स है इसके, कोर्ट अडॉप्ट्स ए लिबरल इंटरप्रिटेशन टू प्रिवेंट डिनायल ऑफ जस्टिस, अप्लाइज अपील्स एंड एप्लीकेशन नॉट सूट्स। एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं, जो सेक्शन ये वाला है कि एक्सीडेंट डिले, कंपनी फाइल्स एन अपील 10 days लेट ड्यू टू द एक्सीडेंट, द कोर्ट कंडोन्स द डिले। मेडिकल इमरजेंसी है, जैसे स्टूडेंट सबमिट द अपील 1 month लेट ड्यू टू इलनेस, द डिले इज अलाउड। डॉक्यूमेंट लॉस, एन अपील डिलेड 15 days ड्यू टू मिसप्लेस्ड डॉक्यूमेंट बाय द लॉयर, द इज अलाउड। नेचुरल डिसास्टर तो अलाउड। रॉन्ग एडवाइस लिटिगेशन, फाइल से लेट बेस्ड ऑन द इनकरेक्ट लीगल एडवाइस, द डिले इज एक्सक्यूज। तो दिस आर द रीजनेबल जो डिले है उसके बारे में वो दिया हुआ है। तो इसमें अगर केस देखें तो कलेक्टर लैंड वर्सेस एक्विजिशन कटजी का केस था, जिसमें एडवोकेट लिबरली अप्रोच प्रायोरिटाइज सब्सटेंटिव जस्टिस ओवर प्रोडक्टिव टेक्निकलिटीज। इसमें जो सफिशिएंट कॉस्ट जो इंटरप्रेटिंग बताया गया है वो रामलाल वर्सेस रेवा का बहुत अच्छा केस है। ये बैलेंस प्रोसीजर डिसिप्लिन विद फेयरनेस इंटरप्रेटिंग द सफिशिएंट कॉस्ट, तो इसमें सफिशिएंट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका जब ये इसके बारे में आ रहा है कि जो सेक्शन 3, 4 और 5 जो इसको आप बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा, जैसे कि सेक्शन 3 क्या बोलता है, 4 क्या बोलता है और 5 क्या बोलता है, कि फ्रॉम द फाउंडेशन टाइम बाउंड लिटिगेशन ensuring that the dispute are addressed promptly while accommodating genuine challenges, the provision to promote judicial efficiency, fairness and finality reinforced in the principle justice delayed is justice denied। तो यहाँ पे जो टेक अवे है इसमें कि वो ये है कि टाइमली एक्शंस सिक्योर्स राइट बट फेयरनेस प्रोटेक्ट्स जस्टिस अंडर द सर्कमस्टेंसेस। तो ये था बार ऑफ लिमिटेशन, जिसमें सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 5 के बारे में हमने डिटेल में देखा। अब हम देखते हैं आगे कि जो नेक्स्ट आपका इसी में आता है, हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया है, हमने जो फीचर्स देख लिए हैं, उसके बाद हमने बार टू लिमिटेशन वाला देख लिया। अब लीगल डिसेबिलिटी सेक्शन 5 to 6, ये बहुत बार 6 to 10 बहुत सारे लॉ एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन कि लीगल डिसेबिलिटी क्या है लिमिटेशन एक्ट 1963 में। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 एड्रेसेस द चैलेंजेस faced by individual with legal disability such as minority or mental incapacity. It asserts their rights. Section 6 to 10 ensures fairness by modifying or expanding limitation period of such individual, balancing their protection within the need. तो ये जो बच्चे होते हैं या फिर कोई डिसेबल है, माइनर है, मेंटली इनकेपेसिटी है, तो उसको ये लिए काम करता है।
तो ये जो एक मैक्सिम के बेस पे काम करता है, नो वन ऑट टू बी हैरेस्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। लेकिन इसमें अभी जो चीजें आगे हम देखेंगे सेक्शन 6 की जो प्रोविजन है, इफ द पर्सन, अभी लीगल डिसेबिलिटी, इफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू फाइल ए सूट अपील, अगर वो माइनर है तो या इंसेन है तो application, otherwise legally disabled with the cause of action arises, the limitation period begins only after the disability ceases। मीन्स जब वो डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी, जैसे माइनर जब मेजर होगा तब वो बिगिन होगा और लिमिटेशन पीरियड, और जैसे इंसेन है अगर वो सुजान हो जाएगा तब, अदरवाइज लीगल डिसेबिलिटी, तो इसके तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स व्हेन द डिसेबिलिटी एंड्स, such as when the minority attains the 18 years or insane person regains sanity. If the disability continues until the person death, their legal representative can file the suit within the limitation period starting from the date of death. Multiple disabilities are treated as individually. If one ends the limit, the period starts from the individual. तो ये सेक्शन 6, इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे माइनर प्रॉपर्टीज इंक्रोज अपॉन दे आर 10 years old, they have the until the age of 21 to file the suit for recovery of possession. उसी तरह से अगर person declared insane recovers after 5 years, the limitation period begins on the day of recovery. A minor inherits dispute property if they can initiate proceeding within 3 years of turning 18. A person loses legal capacity due to mental illness but recovers after 2 years. The limitation period begins from the recovery date. उसी तरह से minor entitled to file an application for maintenance may do so within the 3 years from the attaining the majority. तो these are section 6 जो आपका डिसेबिलिटी के बारे में बताता है। इसके अंदर आपके 2 केस लॉ भी है, जैसे हुकुम ज्ञान कौर का केस है, इसमें क्या होता है, इनहेरिट प्रॉपर्टी सच एज माइनर with the property recorded in her grandfather Hukmi's name. The Supreme Court held that the limitation period of the minor to file the suit begins upon the attainment of majority, ensuring the minors are not disadvantaged due to their age. उसी तरह से अजब सिंह वर्सेस अंतराम, here the respondents were minor when certain orders were passed against them. They filed a revision application after attaining majority. The court ruled that the section 6, the minors should initiate legal proceedings within the prescribed period after their disability minority ceases. तो ये कि better than late than never is the answer of section 6. सेक्शन 7 जो है डिसेबिलिटी ऑफ 1 पर्सन ऑफ सेवरल पर्सन, इसमें क्या होता है कि अगर उसी सूट में बहुत अलग अलग काइंड ऑफ डिसेबिलिटी है तो लिमिटेशन पीरियड कैसे चालू होगा। तो जैसे कि अगर उसमें तीन लोग हैं, 2 मेजर है 1 माइनर है, तो ऐसे केस में जो है कि कब से लिमिटेशन पीरियड जो बिगिन होगा। देयर इज अ मल्टीपल क्लेमेंट, द वन ऑफ देम इज अंडर लीगल डिसेबिलिटी, एग्जांपल माइनॉरिटी, minor, the limitation period begins only when the disability ends for that person. इसका explanation जैसे section protects right the individual within the group, ensuring that the claim of one of disabled party is not jeopardized. इसके भी example हम देख लेते हैं कि जैसे a sibling है, inherit property, one is minor, the limitation period for filing suit begins only after he turns 18. A business partnership dispute includes mentally incapacity partner, the limitation period starts upon the recovery. उसी तरह से a property claims involving co-hereditary the time period of the account of the younger minor heir. A family trust dispute includes a disabled beneficiary, the limitation period accounts for their disability. इसी तरह से इसमें जो केस लॉ भी है जो सेक्शन 7 में, इसमें धर्राज सिंह वर्सेस गुरुदेव का केस है जिसमें सेक्शन 7 स्टेटिंग दैट वन ऑफ द सेवरल पर्सन जॉइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट सूट इज अंडर डिसेबिलिटी and discharge can be given without the concurrence time runs against all. However, if no such discharge can be given, a time don't run against any until the disability ceases. उसी तरह से उद्धव जी आनंद जी लधा वर्सेस बापूदास रामदास दरबार का केस है। द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 7 applies when the multiple persons or the jointly entitled to sue and one is under a disability if a valid discharge can be given without the disabled person concurrent limitation runs against that. तो इसमें जो है एकता में शक्ति है सच में तो, और ये सबका कलेक्टिव जो उसमें पावर होता है कि उसके अंदर अगर एक माइनर निकल गया, एक डिसेबल मिल गया तो सबका उसका फायदा हो जाता है। सेक्शन 8 में स्पेशल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि द बेनिफिट एक्सटेंडेड लीगल डिसेबिलिटी इज अ सब्जेक्ट कैप 3 years फ्रॉम व्हेन द डिसेबिलिटी एंड्स और द डेट ऑफ द डेथ व्हिचएवर इज अर्लियर। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, द सेक्शन प्रिवेंट्स द इनडेफिनेट डिले, बैलेंसिंग फेयरनेस फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स विद द नीड ऑफ टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। सेक्शन 8 के कुछ एग्जांपल देखते लेते हैं। जैसे माइनर टर्न 18 बट डिले फाइलिंग ए सूट, दे मस्ट एक्ट विद इन 3 years until 21 आफ्टर विच दैट क्लेम इज डिबार्ड। तो इसके ऊपर बहुत बार प्रॉब्लम का भी केस आता है कि ये 18 years जब मेजर होने के बाद उसको 3 year का एक्सटेंशन मिलता है, दैट इज until the एज ऑफ 21. A person declared insane passes away before recovery
their legal representative has 3 years from the date of death to file the suit. तो इस तरह से 3 ईयर का एक्सटेंशन स्पेशल केस में. A minor entitled to file a will contest loses their right after failing to act 3 years or turning 18. अगर 3 साल जैसे 21 साल के बाद अगर वो करता है तो उसका राइट निकल जाएगा. A legal heir of a disabled person must file their claim within the extended 3 years limitation period. Disabled individual recovering after 15 years has 3 years to initiate लीगल एक्शन. तो इस तरह से वो एक्सटेंशन स्पेशल केस में दिए हुए हैं. इसमें एक दो केसेस देख लेते हैं हम कि जैसे पूनम पिल्लाई वर्सेस पद्मनाभ चुनार का केस है. द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सटेंशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड अंडर 6 और 7 कैनॉट एक्सीड 3 years फ्रॉम द सीसेशन ऑफ डिसेबिलिटी. उसी तरह से कोलन देवल वर्सेस चिंपान का केस था. द कोर्ट रूल दैट द पर्सन अंडर डिसेबिलिटी मे इनिशिएट अ सूट विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड बट द एक्सटेंशन इज कैप्ड एट द 3 years एज पर सेक्शन 8. तो समय किसी के लिए नहीं रुकता. ये जो सेक्शन 8 का जो निचोड़ है वो है. द कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम जैसे सेक्शन 9 प्रोविजन वंस द लिमिटेशन पीरियड बिगिंस इट कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड अनलेस specially paused by the actions like legal disability under section 6 and 8. The section ensure that the time does not reset or pause upon once it start except the validity statutory exception. इसके भी कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो सेक्शन इस सेक्शन के है सेक्शन 9 के. ये पर्सन विथ नो डिसेबिलिटी कैनॉट पॉज द लिमिटेशन पीरियड मिडवे और एनी रीजन. अगर इंसेन है तो इंडिविजुअल है और ये इनकैपेसिटेटेड है आफ्टर द लिमिटेशन बिगिंस द क्लॉक कंटिन्यूज अनलेस द स्पेसिफिक एक्सेप्शंस अप्लाई. उसी तरह से अ टेनेंट है सर्व द नोटिस टू वैकेट कैनॉट डिले इंडेफिनेटली बाय क्लेमिंग अनरिलेटेड इनकैपेसिटी. उसी तरह से ऑन गोइंग लिटिगेशन है टाइमलाइन है इज अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल चेंज अनलेस लीगल डिसेबिलिटी इज इन्वॉल्व्ड. A claim cannot uninterpret the running limitation by arguing the personal inconvenience भी इसमें नहीं लगाया जा सकता. मीन्स चला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता. तो इसमें जो है कि जैसे कमाली वर्सेस ये कृष्णमूर्ति वाला केस द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हेल्ड दैट वंस द लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स रनिंग नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी स्टॉप्स इट reinforcing the principle of continue running the time under section 9. कि आप वापस डिसेबिलिटी था वो इंसेन का वापस वो सेन हो गया उसके बाद वो वापस लिमिटेशन लगाएगा ऐसा नहीं होता. लिमिटेशन पीरियड विल बिगिन. द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑब्जर्व्स दैट द कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम इज नॉट हॉल्टेड बाय एनी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी अलाइनिंग विद द मैंडेट ऑफ सेक्शन 9. मतलब सेक्शन 9 में अगर डिसेबिलिटी सीज हो गई एक बार और वो लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया तो वापस अगर डिसेबिलिटी हो गई तो वो लिमिटेशन पीरियड बाहर नहीं होता. ये नहीं होता. लिमिटेशन पीरियड चलते रहता है. सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड रिप्रेजेंटेटिव. इसके पहले सेक्शन 10 अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव प्रोविजन है नो लिमिटेशन पीरियड और अप्लाइज टू सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज और रिप्रेजेंटेटिव रिकवरी. Trustees owed a fiduciary duty to beneficiaries and cannot claim adverse possession or limitations. इसके examples ये है कि a trustee misuse funds of a personal gain, beneficiary can sue to recover the fund at any time. इसमें limitation period नहीं है. A beneficiary discloses 15 years later that the trust property was unlawfully sold. The suit still will be valid. A trustee has refuses to return trust property. The beneficiary can claim it without limitation. तो limitation period जो है कि in case of जो trust है और इन केस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए जो कोई टाइम बार लिमिटेशन नहीं. फ्रॉडुलेंट मिसमैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट फंड इट डिस्कवर्स आफ्टर 15 to 20 years इसके लिए भी नहीं है. उसमें आप दो केस लॉ भी देख सकते हैं. जैसे रानी बनर्जी का जो केस था तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेक्शन 10 अप्लाइज टू सूट अगेंस्ट द ट्रस्टी ऑफ स्पेसिफिक पर्पस एंश्योरिंग दैट द बेनिफिशियरी कैन सीक रिड्रेस विदाउट बीइंग बैड बाय द लिमिटेशन पीरियड. उसी तरह लालचंद धनलाल का केस है मध्य प्रदेश का कि 10 exempt certain suits against trustee from limitation period provided the trust is for a specific purpose. Miss अमानत में खयानत नहीं. A trust should not be breached. This is what the rule is under the Limitation Act. तो इसको कंक्लूड करते हैं कि सेक्शन 6 to 8 जो डिसेबिलिटी के बारे में बोलता है एंश्योर फेयरनेस बाय accommodating individual with legal disability while balancing the need for timely resolution of dispute. This resolution protects minors, mentally incapacitated individuals and trust beneficiaries. जैसे सेक्शन 6 में एक्सटेंड टाइम फॉर अनेबल टू एक्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी जब माइनर है इंसान है. तो ये जो सेक्शन 7 है प्रोटेक्ट करता है फेयरनेस इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी है या फिर कोई बड़ा एक्सक्यूज है एक्सीडेंट है. तो एंश्योर सेक्शन 8 एंश्योर क्लेम्स आर मेड इन द रीजनेबल एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम वो बताता है. सेक्शन 9 हमने देखा कि प्रिवेंट मिसयूज ऑफ लिमिटेशन पीरियड वो केसेस को रोका जाएगा वो है. और सेक्शन 10 सेफगार्ड करता है प्रॉपर्टी इंडिफिनिट के लिए वो किस किस चीज़ में करता है वो भी हमने देखा है. आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर कि कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन.
कि सेक्शन 12 टू 24 जो है ये लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट कैसे करना है उसके बारे में आपको प्रोविजंस करता है। तो सेक्शन 12 जो सबसे पहले एक्सक्लूशन ऑफ टाइम फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स वो बताता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टेन कॉपीज ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स और डिक्रीज नेसेसरी फॉर फाइलिंग अपील्स और एप्लीकेशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड। इसके की पॉइंट्स ये है कि अप्लाइज टू द टाइम स्पेंड इन ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर इनिशिएटिंग अपील्स और एप्लीकेशंस एश्योर्स प्रोसीजरल डिले इन ऑब्टेनिंग दिस डॉक्यूमेंट डू नॉट हार्म लिटिगेंट्स। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं जो कि इस सेक्शन के है कि ये पार्टी टेक्स 15 days to obtain a certified copy of a judgment. This 15 days is excluded from the limitation period for filing an appeal. In a criminal appeal है the time spent obtaining sentencing order is excluded. एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है अगर तो इश्यू सर्टिफिकेट कॉपी तो इसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो उस समय जो वकील होता है उसने बताना पड़ता है कि आपको इतना इतना चीजें आप एक्सक्लूड कर दीजिए कि बिकॉज दिस वेयर द रीजन। A litigant waits for 20 days for a copy of injunctive order. This period is also excluded. द टाइम की वो कैलकुलेशन जो होगा लिमिटेशन पीरियड का कि कब कब उसको जो आप वे ऑफ कर सकते हो ये सारी चीजें उसमें लिमिटेशन पीरियड में दी हुई है। द टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम द लोअर कोर्ट फॉर फाइलिंग द हाई कोर्ट अप्लाइज इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। देर से सही पर दस्तावेज जरूरी है, मीन्स बेटर लेट देन नेवर फॉर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो इन केसेस में जनरली जो है लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो एक्सक्लूशन ऑफ द टाइम व्हेन द लीव्स टू सू अस ए पाउपर कंगाल इज अप्लाइड। तो इसमें क्या होता है जो सेक्शन 12 में हमने देखा कि किस किस केस में जो लिमिटेशन पीरियड कौन सा एक्सक्लूड किया जाएगा, कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। उसी तरह से सेक्शन 13 में अगर कोई कंगाल है तो टाइम स्पेंड ऑब्टेनिंग परमिशन टू सू अपील अस ए पाउपर is excluded from computation of the limitation of period. We help economically disadvantaged litigant who require court permission to file without paying court fee. तो वो कहता है मुझे कंगाल हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कोर्ट फी फाइल करने के लिए, तो वो उसके लिए जो एक्सक्लूड हो जाता है। Ensures fairness by accounting procedural delay in preventing the pauper's case. pauper status अगर कंगाल है तो जैसे plaintiff spent 30 days applying for a leave to sue as a pauper. This time is excluded from the limitation period calculation. उसी तरह से an appellant may wait 15 days of the court to order allowing them to file as a pauper. This period is also excluded. A person application for a leave appears as a pauper take 10 days process. These days are also excluded. The time spent on the rejection of the pauper application before refilling, this is also excluded. उसी तरह से section 14 की exclusion of time in court without jurisdiction. The time spent pursuing cause in good faith in a court of lack of jurisdiction is excluded when filing a fresh case appropriate court. इसके की पॉइंट्स है प्रोटेक्ट लिटिगेंट हु एक्ट इन ए गुड फेथ बट फाइल इन द रॉन्ग जुरिस्डिक्शंस, एनकरेज डिलीजेंट परस्यूट ऑफ क्लेम विदाउट पेनलाइजिंग जेन्युइन एरर्स। इसके एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। अ टेनेंसी डिस्प्यूट फाइल्ड इन ए सेशन कोर्ट ए डिसमिट आफ्टर 6 months फॉर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, दिस टाइम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम रीफिलिंग द इन द रेंट कंट्रोल्स कोर्ट। उसी तरह से अगर लेबर डिस्प्यूट है मिस्टेकनली फाइल्ड इन सिविल कोर्ट फॉर 1 year इज एक्सक्लूडेड व्हेन रीफाइल्ड इन द लेबर ट्रिब्यूनल। तो ये जो मिस्टेकन फैक्ट्स है कि प्रोसीजर नहीं पता था करके तो उसको कैलकुलेशन में नहीं पकड़ते। अ सूट फाइल्ड इन द कोर्ट विदाउट पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन इज एक्सक्लूडेड व्हेन रीफाइल्ड इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फाइल्ड इन द रॉन्ग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन फॉर 4 months इज एक्सक्लूडेड अपॉन रीफाइलिंग। तो इसका एक केस हम देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन दैट द इसमें थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था। क्लैरिफाइड दैट द टाइम स्पेंड ऑन ए बोनाफाइड प्रोसीडिंग, क्योंकि प्रोसीडिंग तो चालू होती है, बोनाफाइड प्रोसीडिंग इज रॉन्ग इन ए रॉन्ग फोरम इज एक्सक्लूडेड। गलती इंसान से होती है, अगर वो रॉन्ग जगह पे अगर वो जस्टिस मांगने गया है तो मिस्टेक हैपेंस बट दे शुड नॉट कॉस्ट द जस्टिस इज व्हाट द सेक्शन 14 सेज। सेक्शन 15 जो है एक्सक्लूशन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस, टाइम अंडर लीगल प्रोसीडिंग सच एज injunction, stay orders or legal barriers is excluded when computing the time limitation time. Ensure the litigants are not penalized for delay caused due to the court imposed restrictions. Cover cases involving injunctions, stay orders, administrative directives. इसके भी सेक्शन 15 के एग्जांपल देखते हैं कि कब कब ये एक्सक्लूशन मिलेगा। A court injunction prevents filing suit for 2 years. This time is excluded. Litigation delays the government directives halting proceeding for 6 months during a emergency is excluded. A tenant protected by a stay order 3 months has stay timely excluded when the landlord files a eviction suit. उसी तरह से an arbitration agreement delays filing a claim for 1 year. This time is also excluded. So अटकाव का मतलब रुकावट नहीं। Don't delay don't mean denial of the justice. तो ये उसका आंसर है। Effect of death or before the accrual of the right to sue. इसके में भी क्या होता है हम देख लेंगे। If the person is entitled to sue dies
before or at the time of cause of action arises, the limitation period begins when their legal representative becomes capable of filing a suit. This is what the section 16 says. उसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ डेथ और बिफोर एक्रूअल ऑफ द राइट टू sue. A plaintiff dies before the filing a claim for the breach of contract. Their heirs have a fresh limitation period from the date of birth. उसी तरह से माइनर लीगल हेयर है the right to sue upon the death of a parent. The limitation period begins when he turns 18. उसी तरह डिसीज पार्टी है स्टेट एक्सिक्यूटर हैज ए लिमिटेशन पीरियड ऑफ एक्सटेंडेड फ्रॉम द डेट दे आर ऑफिशियली अपॉइंटेड. तो इसमें जो है कि जो चला गया उसके लिए समय रुकता नहीं, लेकिन उसके लिए प्रोविजन लिमिटेशन एक्ट करता है. तो सेक्शन 17 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक. इफ फ्रॉड और मिस्टेक इज डिस्कवर्ड द लिमिटेशन पीरियड रीसेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड और द मिस्टेक. तो की पॉइंट्स इसके तो प्रोटेक्ट लिटिगेंट्स हु आर मिसलेड और अनअवेयर ऑफ देयर राइट ड्यू टू फ्रॉड और मिस्टेक, रीसेट द लिमिटेशन पीरियड टू अलाउ देयर परस्यूट ऑफ जस्टिस अपॉन डिस्कवरी. एग्जाम्पल इसके है कि फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर डिस्कवर 10 years restart the limitation period. उसी तरह फर्जरी इन ए will indefinitely after 5 years reset the clocking for filing charge sheet. Challenge a mistake is in the contract term discovered after 3 years allow the limitation period to restart. इसमें सच छुपा नहीं सकता कोई, और कोई धोखा अगर करता है तो ये इसमें आ जाएगा कि लिमिटेशन पीरियड फिर से चालू हो जाएगा. सेक्शन 18 इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग. इसके ऊपर फुल लेंथ क्वेश्चन आगे भी आता है, हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं. एक्नॉलेजमेंट लाइबिलिटी इन राइटिंग बिफोर द लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स रीसेट द लिमिटेशन. जैसे डेप्टर है एक्नॉलेजेस अ लोन बिफोर द लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स रीसेट द पीरियड ऑफ रिकवरी. लैंडलॉर्ड है एक्नॉलेजेस ओवरड्यू रेंट एक्सटेंडेड लिमिटेशन पीरियड ऑफ कलेक्शन. जो लिखा है वो निभाना पड़ेगा, इसका आंसर वही है. इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट एंड लेगेसी. पार्ट पेमेंट ऑफ डेप्ट और लेगेसी रीस्टार्ट द लिमिटेशन पीरियड. अगर पार्ट पेमेंट है तो नॉट पेमेंट की तरह ही उसको माना जाएगा. A debtor makes a partial payment of a loan, restart the limitation for the remaining balance. A tenant pays the part overdue rent, extending the limitation for eviction of the proceedings. उसी तरह से इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन पेमेंट ऑफ अनदर पर्सन. एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट समवन ऑन बिहाफ, कि अगर किसी के बिहाफ में किसी ने पेमेंट कर दिया. A guarantor knowledge of it debt extended limitation period for recovery. Co-borrower payment restart from the limitation period of the this. उसी तरह से सेक्शन 22 continuing breach of tort. Each instance continue to breach of tort, fresh case of action. तो ये सेक्शन 2 to 12 to 24 इंश्योरेंस कंप्यूटेशन लिमिटेशन पीरियड के बारे में दिया हुआ. तो ये जो आपका पूरा जो सेक्शन है कंप्यूटेशन जो पीरियड है लिमिटेशन का, जैसे सेक्शन 2 12 24 ये डिटेल में हमने देखा, और इसमें हम जाना कि हमने जाना है कि ये जो पीरियड है कैसे एक्सक्लूड होता है, एक्सटेंड होता है, या रिलेटेड टू इंश्योर द फेयर जस्टिस बाय प्रिवेंटिंग द जुडिशियल एफिशिएंसी. तो ये जो कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड लिमिटेशन सेक्शन 12 to 24 हमने पूरा देख लिया. सेक्शन 19 देखते हैं, जिसमें इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट डेप्ट इंटरेस्ट और लीगेसी इसके बारे में है. और ये जो क्वेश्चन है आपका जो इसके ऊपर आता है जनरली एग्जाम्स में कि इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग राइटिंग पार्ट पेमेंट सेक्शन 18 to 20 लिमिटेशन एक्ट, जिसको हमने अभी भी पढ़ा है. अब इसको डिटेल में देखते हैं कि इस पर फुल लेंथ क्वेश्चन के भी आने की संभावना होती है कि एडेट द सिनेरियो या शॉर्ट नोट के लिए विच लिमिटेशन पीरियड कैन बी रीस्टार्ट ड्यू टू एक्नॉलेजमेंट लायबिलिटी ऑफ पार्ट पेमेंट. दिस प्रोविजन एंश्योर्स दैट genuine acknowledgement of partial payment reviewed the timeline safeguard of the interest. अब सेक्शन 18 और सेक्शन 19 और सेक्शन 20 इसको देखना बहुत जरूरी है कि इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग. प्रोविजन ये है, if before the limitation period expires an acknowledgement of liability is made in writing and signed by the party liable or their authorized agent, the fresh limitation period is computed from the late date of acknowledgement. उसी तरह से updated acknowledgement requires oral evidence to establish the date, but the oral evidence of the acknowledgement content is admissible under the Evidence Act. Key point इसमें यह है कि acknowledgement must be in writing, be signed by the liable party or their authorized agent. It can omit specific or the such nature of liability or even refuse to payment as long as it admits liability. Acknowledgement can be directed to a third party also, not necessarily the creditor. इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लोन एक्नॉलेजमेंट, ईमेल एक्नॉलेजमेंट, रेंटल ड्यूज, बिजनेस लाइबिलिटी, undated acknowledgement. Loan acknowledgement, a debtor writes a letter confirming the loan amount but request more time for repayment. The acknowledgement restarts from the limitation period. उसी तरह email acknowledgement, an acknowledgement of liability via email resets the limitation period. उसी तरह से rental dues, a tenant acknowledge pending rent payment in his signed letter, restart the limitation period to the landlord to recover the dues.
रिलेवेंट केस लॉ भी इसमें जैसे है कि एक सुपर फ्रीडम मजदा वर्सेस दरगाह प्रसाद चमरिया की जो केस था, द कोर्ट हेल्ड दैट द एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी मेड बिफोर द लिमिटेशन period expires and should unequally recognize the liability. Tilak Ram versus Nathu confirmed that the acknowledgement could include conditional promises or refusal provided it recognize the liability. जो लिखा है वो निभाना ही पड़ेगा is the answer of this. सेक्शन 19 उसके बाद सेक्शन 20 ये तीन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डेप्ट और इंटरेस्ट ऑफ द लीगेसी. इसके दो की प्रोविजंस है. द पेमेंट इज मेड टुवर्ड द डेप्ट or interest to legacy before the limitation expires. A fresh limitation period starts from the date of payment. The payment must be made to the person liable to their authorized agent and recorded in writing, signed the person making the payment. इसके key points है part payment signed, acknowledge of the liability, interest payment on the loan, also review limitation period. The limitation period resets from the date of payment, not acknowledgement. Examples: loan part payment, interest payment, tenant rent payment, legacy acknowledgement and mortgage cases are the examples of this. इसमें भी relevant case law एक हीरालाल बुटकुल का केस है. क्लेरिफाइज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए लोन रिस्टार्ट्स द लिमिटेशन पीरियड फॉर ए रिकवरी द प्रिंसिपल. अधूरा कीमत भी कर्ज चुकाने की शुरुआत है. पार्शियल पेमेंट इज स्टिल स्टार्ट इज व्हाट द सेक्शन 19 सेज. इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट ऑन बाय अनदर पर्सन. अगर अनदर पर्सन उसको एक्नॉलेज कर रहा है तो क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट ऑफ पार्ट पेमेंट मेड बाय अनदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द डेप्टर also restate the limitation period provided the person is duly authorized. In case of involving joint liability, example partner को borrower acknowledge the payment by the party does not automatically bind other unless except authorized. इसके key points है payment और acknowledgement by guarantor partner को debtor can restart the limitation period for all involved in the authorized. The Hindu undivided family है acknowledgement of payment by the family manager is binding on the entire family. इसके examples guarantor acknowledgement है, को बोरोवर पेमेंट है, एचयूएफ लाइबिलिटी, एजेंट पेमेंट या एग्जीक्यूटर एक्नॉलेजमेंट, ये सब के एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं. इसी में एक केस देख लेते हैं कि तिलोक चंद वर्सेस मथुरा प्रसाद. स्टेटेड दैट द एक्नॉलेजमेंट बाय वन सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट बाइंड अदर्स अनलेस एक्सप्रेसली अथॉराइज्ड. मनीराम वर्सेस शेत रूपचंद का केस है. क्लैरिफाइड दैट द एक्नॉलेजमेंट बाय एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इज वैलिड अंडर सेक्शन 18 to 20. मीन्स जहाँ चाह वहाँ रहा. इसका सिग्निफिकेंस हमने 18 to 20 देखा कि 18 to 20 में. उसके बाद हम ये देखा कि 18 ensures that the acknowledgement in writing serves as a evidence for liability, restating the timeline, promotes clarity and accountability in legal financial obligations. Section 19 encourages debtor to make part payment, reassuring creditor and restarting the limitation period. Section 20 provides flexibility by allowing acknowledgement of payment by authorizing representative to review the timeline. So section 18 to 20 of the limitation provide a mechanism for restarting limitation period. This is very important through acknowledgement or part payment. अगर acknowledgement करता है या part payment करता है तो restart of limitation period हो सकता है. This is what this provision says. This provision maintain the balance between safeguarding creditor rights, offering flexibility to debtor. They reflect the principle that the acknowledgement renews liability, ensuring the genuine obligations are upheld while avoiding the indefinite delays. आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक जो लिमिटेशन एक्ट का है, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन, सेक्शन 25 to 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट. इट रिकॉग्नाइज द प्रोलॉन्ग्ड अनइंटरप्टेड पोजीशन और यूज ऑफ प्रॉपर्टी कैन लीड टू द एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप और इजमेंट राइट. सेक्शन 25 to 27 governs the principle this कि vigilance is protected ownership right, the legal recognition, adverse possession and prospective easement. इसमें जो है तो law aids those who are vigilant and not those who sleep towards the right. तो इसमें जो सेक्शन 25 देख लेते हैं, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन. अ पर्सन गेट्स ईजमेंट राइट इफ दे पीसफुली ओपनली एंजॉयज लाइट, एयर, वाटर और एनी अदर ईजमेंट फॉर विदाउट इंटरप्शन फॉर 20 ईयर्स. आपने ईजमेंट एक्ट पढ़ाई होगा. उसी तरह से ये भी फॉर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन एक्सटेंड्स टू 30 ईयर्स. इंटरप्शन मस्ट लास्ट मोर देन 1 year एंड बाय रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्लेमेंट काउंट्स फॉर द ब्रेक. इसके एग्जांपल देख लेते हैं. जो एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन है कि अगर ईजमेंट कैन अफर्म एग्जांपल राइट टू यूज ऑफ पाथवे और नेगेटिव द रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रक्शन प्रिवेंटिंग लाइट. द 20 years पीरियड मस्ट एंड विथ 2 years फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द सूट. mere कैजुअल और कंटेस्टेड यूज डज नॉट एस्टेब्लिश प्रिस्क्रिप्शन लाइट्स. एग्जाम्पल पाथवे यूसेज, अगर कोई नेबर है प्राइवेट पाथवे 20 ईयर से कंटिन्यूस यूज कर रहा है तो इसमें उसका ईजमेंट राइट आ जाता है. वाटर सोर्सेस है,
ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम नेबर वेल्स 20 साल से वो अनडिटरी कर रहा है तो उसका वो राइट बन जाता है, वहाँ लिमिटेशन पीरियड नहीं लगेगा। एयर एंड लाइट, ए बिल्डिंग ओनर हु एंजॉयज अनलिमिटेड लाइट एयर थ्रू आउट द नेबर्स प्रॉपर्टी फॉर 20 ईयर एस्टेब्लिश द ईजमेंट। तो ये जो ईजमेंट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है 30 ईयर से ज़्यादा जो उसको कर रहा है तो भी ये ईजमेंट राइट उसका बन जाएगा। तो इसमें जो है कि अधिकार अधिकार बन जाता है जब समय उसकी गवाही देता है कि अगर जो अधिकार, इसलिए कि जिसका अधिकार है उसने उसको रोक देना चाहिए, कि जैसे वर्मा वर्सेस यूनियन रिफर्म दैट अनइंटरप्टेड यूज ऑफ स्टैट्यूटरी पीरियड एस्टैब्लिश ईजमेंट राइट। उसी तरह से रामास्वामी वर्सेस कंजूमा के केस में क्लैरिफाइज द मेयर परमिशन यूज does not require unless claimed as a right. So these are the some of the case law. 26 में exclusion in favor of reversioner or a servant tenant. If the servant tenement, if the property over which the easement is claimed is held for a life interest or term of exceeding 3 years, the time enjoyment during the interest or term is excluded from the 20 years period. उसी तरह से reservoir has 3 years after determination of such interest or term to challenge the easement. तो दिस इसका जो है कि ये 26 प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ द रिजर्वायर हु रीगेन द प्रॉपर्टी आफ्टर लाइफ इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म लीज एक्सपायर्स। उसी तरह से एंश्योर करता है एक एप्लीकेशन के लिए कि प्रिस्क्रिप्शन राइट एक्सक्लूड ड्यूरिंग द पीरियड किया करता है। टेनेंट यूजेस अ पाथवे फॉर 20 ईयर्स उसने यूज किया। लैंडलॉर्ड रीगेन्स पोजीशन एंड चैलेंज द ईजमेंट विद 3 ईयर्स, द टेनेंट कैन नॉट क्लेम ईजमेंट राइट। मीन्स अगर उसने पोजीशन लिया उसके बाद और उसके बाद 3 ईयर्स के अंदर जो है कि उसको चैलेंज अगर वो करता है तो टेनेंट उसको नहीं ले सकता। लाइफ टेनेंट अलाउस नेबर्स टू ड्रॉ वाटर फॉर 30 ईयर्स। समझ लीजिए कि किसी ने अपने वेल से 30 ईयर्स तक उसको पानी निकालने के लिए टेनेंट को दे दिया। तो रिजर्वायर डिस्प्यूट दिस विद 3 ईयर्स ऑफ इनहेरिटेंट द प्रॉपर्टी, तो भी ये इसको जो है ईजमेंट राइट आ जाए। ईजमेंट राइट क्लेम्ड ड्यूरिंग ए लीज एक्सीडिंग 3 ईयर्स आर चैलेंज्ड अपॉन लीज टर्मिनेशन। दिस इज व्हाट दिस इज, कि मालिक का अधिकार सदा बना रहता है। यह सेक्शन 26 बोलता है कि मालिक का अधिकार हमेशा बना रहेगा। उसमें ईजमेंट राइट जो है उसमें कि लिमिटेशन पीरियड जो है उसके बारे में उसमें दिया गया है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, इसके जो हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं क्या है करके। कि लास्ट है लैंड एनक्रोचमेंट हो गया, जैसे टेनेंट एडवर्स पोजीशन हो गया, फेलियर टू रिक्लेम, रिजर्वायर डिले और बाउंड्री डिस्प्यूट। इस तरह के अगर केस है तो इसमें लिमिटेशन पीरियड और लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है कि ये पर्सन फेल्स टू रिक्लेम द पोजीशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेड पीरियड, द ओनरशिप राइट्स आर एक्सटिंग्विश्ड एंड द पोजेसर गेन्स द लीगल ओनरशिप थ्रू एडवर्स पोजीशन। अगर बहुत समय तक है अनइंटरप्रेटेड है तो उसका पोजीशन इज 9 पॉइंट्स इन लॉ, यहाँ पे जो बोलता है कि उसका जो पोजीशन है तो फिर उसका वो ओनरशिप होने की पूरी संभावना होती है। एडवर्स पोजीशन प्रोवाइड अनइंटरप्टेड होना चाहिए, ओपन होना चाहिए हॉस्टाइल ऑक्यूपेशन स्टैट्यूटरी पीरियड के लिए। द पोजेसर क्लेम मस्ट बी एडवर्स टू द ओनर्स इंटरेस्ट, नॉट परमिसिव और विद कंसेंट। ओनर्स राइट आर कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड इफ द राइटफुल ओनर डज नॉट एक्ट विद इन द लिमिटेशन period. So this is what the extinguishing of right of the property is. इसके एग्जाम्पल है लैंड एनक्रोचमेंट, टेनेंट एडवर्स पोजीशन, फेलियर क्लेम और जो है कि बाउंड्री डिस्प्यूट के केसेस में अगर a party occupies dispute boundary land for 12 years without interruption, gaining ownership through adverse possession. उसी तरह से रिजर्वर है fails to act against the unlawful property transfer for 12 years, this also resulting in the extinguishing of the right. So these are the some of the examples. इसके आप केस लॉ भी लिख सकते हैं, जैसे अंजना वर्सेस सोमालिया का केस था। स्टेटेड दैट द एडवर्स पोजीशन मस्ट बी पेव्ड विद द क्लियर एविडेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द, सो जो सोया उसने खोया। किसी के पास अगर एडवर्स पोजीशन है तो जो है कि उसका वो ओनरशिप हो सकता है, और अगर इसमें ओनर जो है अगर वो सोया हुआ है तो उसका वो जो है कि राइट खो सकता है। सेक्शन 25 प्रमोट्स लीगल सर्टेनिटी बाय ग्रांटिंग इजमेंट राइट फॉर आफ्टर प्रोलॉन्ग अनकॉन्टेस्टेड यूज। Section 26 protects reservoirs right to excluding period during which the property was under lease or life interest. उसी तरह से 27 encourages vigilant extinguish ownership rights when claims are not pursued within the prescribed limit. Section 25 to 27 Limitation Act 1960 uphold the principle of fairness and vigilance in property dispute. These provisions balance the need of recognized long-standing possession and easement rights with protected rightful owner and the losing their property of the neglect. तो हमने लिमिटेशन एक्ट का पूरा लेक्चर सुना अभी, और इसमें आप जो है कभी भी क्वेश्चन आए 2 मार्क्स के लिए तो 2 रिलेवेंट पॉइंट और जो आप लिख सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं आती है तो भी आप उसमें कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ जिससे आपको इसमें मार्क्स मिले। तो ये पूरा सिलेबस हमने एक लेक्चर के तौर पे कवर किया है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट। आप जो है एग्जाम में शॉर्ट नोट आए तो 10 to 15 रिलेवेंट पॉइंट
आप लिख सकते हो कुछ भी। अगर केस लॉ नहीं भी याद रहता है तो भी आप जो है एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। तो दिस इज हाउ द पेपर generally comes, and generally you have to write and what is expected from examiner. So all the best to you all students, you all will pass with good marks. लिमिटेशन एक्ट बहुत अच्छे से करिए, इसका वेटेज 15 से 20 मार्क का रहता है, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।